बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको लगातार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर के देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन को, यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे कि कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, ये सब आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जंगल, हवा, जल, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा होता है, ठीक है, ये सब आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो मैं करा रहा हूँ, सारे सेशन को अटेंड करिए सभी लोग। देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो वैसे नॉर्मली हमने पढ़ा होगा कि पोटेशियम जो है ये सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील धातु है और पोटेशियम का ये सिंबल है के। बट अगर हम बात करते हैं कि संपूर्ण धातुओं के समूह में सबसे अधिक जो है सक्रिय धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये सीजियम है। कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा ये सीजियम है, सीजियम। ठीक है ना, ये सीजियम है। सीजियम की बात करते हैं तो फ्रांसियम हो जाएगा, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। फिर आपका हो जाएगा रुबिडियम, यहाँ पर देखिए रुबिडियम दिया गया है। और फिर रुबिडियम के बाद हो जाएगा पोटेशियम और फिर आपका हो जाएगा उस प्रकार से सोडियम वगैरह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सीजियम है, सीजियम के बाद फ्रांसियम, फ्रांसियम के बाद रुबिडियम, फिर आपका हो जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रुबिडियम। जिसने भी लगाया है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रुबिडियम। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किस प्रक्रिया के कारण आता है। ये पूछा जा रहा है कि रसोई घर के बाहर गर्म भोजन का गंध किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आता है बाहर। तो ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर डिफ्यूज़न हो जाएगा, विसरण। ठीक है ना, रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध जो है ये विसरण यानी कि डिफ्यूज़न प्रक्रिया के द्वारा हवा में फैलने लगती है, जिससे कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आसानी से महसूस किया जा सकता है उनके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विसरण, अंग्रेजी में आप डिफ्यूज़न याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कीटनाशक जो हैं आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। कीटनाशक, देखिए कीटनाशक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आमतौर पर विभिन्न प्रकार के कृषि कीटों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं। यह मनुष्यों के न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करने वाले एंजाइम को बाधित करके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए ईमानदारी से आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा।
देखिए नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नांकित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। प्रश्न को दोबारा पढ़िए। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नांकित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में समुद्र के पानी में दाब का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं तो समुद्र के पानी का घनत्व सर्वाधिक है इसमें से, ठीक है, और समान गहराई पर समुद्र के पानी में उपस्थित दाब सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर समुद्र का पानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग है क्या कहलाते हैं, बताइए। तो देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है किंतु उनका जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग है, उसको कहा जाता है आइसोमर, उसको समाअवयवी कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर, ठीक है ना, याद रखिएगा आइसोमर। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, क्लियर ना, तो ये आप याद रखिएगा आइसोमर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आपने नॉर्मन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पढ़ा है ना, तो ये आपके आइसोमर के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए राइबोसोम जो है किसके लिए केंद्र स्थल है। तो देखिए राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है ना, इसीलिए ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। क्लियर। चलिए और इसी से मिलता जुलता एक नाम है लाइजोसोम। लाइजोसोम यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, लाइजोसोम। देखिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और एक गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण याद रखिएगा, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो है ये कोशिका के लिए यातायात प्रबंधन का कार्य करता है, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है कोशिका का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कीड़े या कृमि का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका, केंचुआ का प्रयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, केंचुआ का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि वैरिसेला वायरस से होता है। देखिए वायरस से होने वाले रोग याद रखने हैं आपको, जैसे कि एड्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन पॉक्स दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी हैं, जैसे कि आपको एड्स मैंने बताया, चिकन पॉक्स, उसके बाद आपका और भी है, पोलियो है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो कौन सा वैरिसेला वायरस से होता है, तो फ्रेंड्स ये चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है या उत्तल लेंस को, बताइए। तो देखिए अवतल लेंस को जो है अपसारी कहा जाता है और उत्तल को अभिसारी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अवतल लेंस क्या कहा जाता है इसको, अभिसारी, अपसारी, तो क्योंकि यह लेंस समानांतर से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देती है, ठीक है। चलिए और जो आपके निकट दृष्टि दोष आपने पढ़ा है ना, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको मायोपिया कहा जाता है, और इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निकट के लिए अवतल का किया जाता है और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत यानी कि किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, और इनके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। यहाँ पर देखिए प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि फंगस, ये 5 का नाम दिया गया है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए एल सेल तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा
कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो याद रखिएगा 2n² होता है, जहाँ पर n जो है ना ये कक्षा की संख्या है, ठीक है ना, कक्षा की ये संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि L सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आप इस तरह से 2n² फार्मूला लगाइएगा, और ये आपका होता है KLMN, ये क्रम है, तो ये आपका 1 2 3 4, इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप L सेल में, है ना, नंबर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा। तो इस तरह से, बट यहाँ पर हीलियम परमाणु करके पूछा है, तो L कक्षा में 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का कि पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है, उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो अभी 2025 में पेपर हुआ है, 2024 का भी, इसमें 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा, यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे के विकास के लिए, तो देखिए विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। विकास कैसे होगा, जब वो अपना भोजन बनाएगा, शरीर में भोजन जाएगा, तब तो विकास होगा। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा का निर्माण करते हैं, और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, अतः इनके विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है, बताइए। तो ये पथ जो होता है ये कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जब फेंका जाता है तो वस्तु के द्वारा तय पथ परवलय के आकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए परवलयाकार होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसीलिए क्या होता है, प्रायः प्रक्षेप गति को परवलयिक गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होती है। तो अभी मैंने बताया था कि एड्स जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। एड्स का फुल फॉर्म मैंने कई दफ़ा आपको बताया है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये होता है HIV वायरस के द्वारा। HIV वायरस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना, याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत का अच्छा चालक है इसमें से। तो विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, तो देखिए यहाँ पर चांदी दिया गया है, ठीक है। अच्छा, शक्ति का यहाँ पर SI मात्रक पूछा गया है। अंग्रेजी में शक्ति को पावर बोला जाता है, पावर का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, पूछा जाता है। जूल जो है ये ऊर्जा का यूनिट है, ये दाब का पास्कल हो जाएगा, और बल का जो है न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोहे पर जंग लगने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। लोहे में जंग लगने पर कौन सा यौगिक बनता है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका बनता है कौन सा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा Fe2O3H2O, क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यहाँ पर बताइए।
तो इसमें से ओम का नियम याद है ना, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से अगर पूछ लेगा इस तरह से कौन सा सत्य है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बटा आर, आर पूछ लेगा तो V बटा आई हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, किस में, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन, तो ये किस में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता है, जो चपटे कृमि है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। चलिए साइंस हमारा कवर हो गया, अब हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को करेंगे। देखिए किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब उपाधि जो है वापस करने की घोषणा किया था। सबसे पहले याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड डेट सहित कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये लौटाया गया इसलिए क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो सभा हो रही थी उस पर डायर जो था, जनरल डायर, उसने अंधाधुंध गोलियां चलाया था, ठीक है ना, इसने आदेश दिया था। तो और इसी से जो होकर के क्षुब्ध होकर के कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था महात्मा गांधी ने, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, सर नाइट की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, कौन सा फाइबर है, तो देखिए ये कपास है, कपास को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। कपास मुख्य रूप से जो है ये खरीफ फसल है, फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका कपास हो जाएगा। चलिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सर्वाधिक संभावना जो है ये राजस्थान में है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में क्या है, ज़्यादातर रेगिस्तानी टाइप का मिट्टी है, वहाँ पर खुला चीज़ है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी का चांस है, राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है, तो आवश्यक शर्त इसमें से आपका लोकतंत्र में क्या होगा, लोकतंत्र में आस्था है, ठीक है ना, बाकी बेरोजगारी तो है नहीं, लोकतंत्र में आस्था होगा, शिक्षा का अभाव है ही नहीं, मतदान का दुरुपयोग है ही नहीं, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। अच्छा विश्व बैंक की बात करते हैं तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इसका गठन हुआ था। और देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के अजय बंगा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खालिस्तान दिए गए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो विकास के आधार पर, ठीक है ना, विकास के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संसाधनों को जो है ना, याद रखिएगा आप, 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये संभावित, विकसित, स्टॉक यानी कि भंडार यहाँ पर दिया गया है। देखिए संभावित, विकसित, स्टॉक या फिर इसके जगह पर आपको भंडार दे देगा, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। और एक आपका कौन सा है, रिजर्व यानी कि आरक्षित, ठीक है ना, आरक्षित, तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कोल विद्रोह में शामिल कौन था। अच्छा कोल विद्रोह एक पूछा जाता है, संथाल विद्रोह और एक पूछा जाता है मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था कोल विद्रोह, 1831-32 में, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था, ठीक है। देखिए ये 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था ना, इसका नेतृत्व बुधु भगत, यहाँ पर देख सकते हैं बुधु भगत, यहाँ बुधु बना लीजिए, ठीक है ना, बुधु भगत, उसके बाद जोआ भगत, कभी कभी क्या होता है जोआ भगत का भी नाम दे देता है, जोआ भगत, ठीक है ना, बुधु भगत, जोआ भगत, एक झिंदराई मानकी हैं और एक मादरा महतो हैं, ये सब नाम याद रखिएगा। जेनमिनली बुधो भगत का ही नाम इस तरह से बुधो भगत मिलेगा आपको, बुधो भगत, ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा बुधू बना दिया गया है, बुधो भगत याद रखिएगा। जोआ भगत का भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मादरा महतो का भी नाम याद रख सकते हैं, बट आप जोआ भगत और बुधो भगत दो ही नाम याद रखिएगा। यह है आपके कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था बताइए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। देखिए एक भैरव नाम दिया गया है, इस तरह से आपको सिद्धू मिल जाएगा, सिद्धू, कान्हू,
चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और मुंडा विद्रोह 1899-1900 में जो हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था। चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका कोलकाता हावड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। मौलिक अधिकार के उपयोग के उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए एक बार देख लीजिए, तो देखिएगा कि बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ठीक है ना, मौलिक अधिकार का उदाहरण यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। क्लियर, बताइए तो क्या ये है आपका, बताइए, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। बिल्कुल है, हमारा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, बिल्कुल। धार्मिक रूप से जो है शिक्षा का अधिकार ये है ना, कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष को समान वेतन, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, क्या ये है मौलिक अधिकार, बताइए। नहीं है ये, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोला जाता है, गौरवशाली क्रांति भी बोला जाता है, 1688 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। तो नीला रंग क्या दर्शाता है, जल को दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जल हो जाएगा। नीला रंग जो है ये आपके जल को दर्शाता है। क्लियर ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हरे रंग का प्रयोग वनस्पति वगैरह के दर्शाने में किया जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्न सदन है। अच्छा, निम्न सदन और उच्च सदन, ध्यान रखिएगा। निम्न सदन जो है ये लोकसभा है, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है ना। और उच्च सदन जो कौन सा है, राज्यसभा है। क्लियर ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अच्छा, हमारी संसद बनी है किससे, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। प्रश्न बनता है कि भारतीय संसद बनी है, ऑप्शन में रहेगा आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और तीनों दे देगा ऑप्शन में, तो तीनों से मिलकर के बनी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। ठीक है, राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुद्दा जो है ना, ये जो है कैसे किया था, बताइए राइट आंसर। तो सिलेसिया के मुद्दे का समाधान जो है विभाजित करके उस प्रांत को किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्षेत्र को विभाजित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम जो है मानसून शब्द किस देश के नागरिकों के द्वारा प्रयोग किया गया। तो ये शब्द अरबी नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अरबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है। तो श्रीलंका की राजधानी आपको याद रखना है, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। क्लियर ना। चलिए, सरहुल किन का पर्व है, बताइए सरहुल किन का पर्व है। तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है, और ये मुंडा, भूमिज, हो इत्यादि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको मुंडा दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना किया गया था। और देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना 1953 में स्थापित हुआ था, और देखिएगा फजल अली के नेतृत्व में, ठीक है ना। के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे, बट आप याद रखिएगा के.एम. पनिकर, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अधिनियम पास हुआ 56 में, और पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था 1953 में। भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। चलिए उसके बाद देखिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, बताइए। अच्छा, अभी जो है बिहार का जो है ना, आपको याद होगा कि बिहार में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। सरयामन झील है, सरयामन पक्षी विहार भी है बेतिया में पश्चिम चंपारण में, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद गोकुल जलाशय, अभी आपने पढ़ा होगा, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये बक्सर में है। तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर भरतपुर पूछा गया है जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान में है।
और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो अपतटीय तेल क्षेत्र ये मुंबई हाई हो जाएगा, ठीक है ना। और दिग्बोई असम में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ेगा, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति, वहीं पूछा गया कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति, तो मैंने बताया था ना कि 1688 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया साइंस और सोशल स्टडीज़ का। चलिए ये वाला आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, डीएलएड का ही है। ज़रा आप लोग इस प्रश्न का 127 का आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग रीजनिंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।